नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अचानक मैं नींद से जाग गई और एक पल के लिए मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर ध्यान आया कि मैं तो अपने ही बेडरूम में बिस्तर पर सोई हुई हूँ। तब पास की साइड टेबल पर रखी घड़ी में देखा तो 4 बज चुके थे। मैं झट से उठी और जल्दी जल्दी बाहर जाने लगी। निशा ने मुझे बताया था कि उसे आज योगा क्लास में सुबह 5 बजे पहुंचना है, मतलब उसे घर से 4:30 बजे निकलना था। लेकिन वह आज कॉलेज से थक कर आई थी और उसने कहा था कि वह 2 घंटे की नींद लेकर पहले आराम करेगी। उसने मुझे सुबह के 4:45 या 5 बजे तक उठाने को कहा था, लेकिन मुझे भी नींद आ गई थी। बिस्तर पर लेटने के बाद गहरी नींद आ गई, जिससे मैं थोड़ा लेट जगी। अब काफी लेट हो गई थी, इसलिए वह मुझ पर गुस्सा करेगी और नाराज होगी। इसलिए मैंने सोचा कि कमरे से बाहर निकलकर पास वाले हॉल से उसे आवाज देकर उठाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर पहले देखूं कि शायद वह पहले से ही उठकर तैयार हो गई हो, इसलिए मैंने उसे आवाज नहीं दी और सीधे उसके कमरे की ओर चल पड़ी। उसके कमरे के पास पहुंची तो देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। न जाने क्यों मुझे अचानक सावधानी बरतनी पड़ी और दरवाजे के पास जाने से पहले थोड़ा रुक गई। फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दरवाजे के पास पहुंची और बाहर से ही दरवाजे की दरार से अंदर झांकी। तब अंदर का दृश्य देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई और मैं वहीं ठिठक गई, क्योंकि निशा बिस्तर पर सोई हुई थी। कहने को तो वह बाईं करवट सोई थी, लेकिन नींद में उसने आंधी करवट बदली हुई थी, इसलिए वह आधी तरफ से दिख रही थी। उसने रेड टी शर्ट और काले टाइट जीन्स पहने हुई थी। तब उसकी टी शर्ट थोड़ी ऊपर उठ गई थी। कहने को वह बिस्तर के किनारे पर पड़ी थी और उससे मात्र 1.5 फुट की दूरी पर मोनू खड़ा था। वह उसके इतने करीब खड़ा होकर उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। और वह केवल देख ही नहीं रहा था, बल्कि उसका हाथ भी हिला रहा था। ओह भगवान, अब मैं क्या करूं? इस लड़के की हरकतें। वह इतना निडर हो गया है कि मेरे घर में होते हुए भी वह निशा के कमरे में जाने की हिम्मत कर रहा है और उसे चुपचाप देख रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह मेरा 19 साल का बेटा मोनू था, जो मेरी 24 साल की बेटी निशा को देख रहा था। उसके बाद दिन-ब-दिन उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। उसकी यह हिम्मत देखकर मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा कि वह कोई और कदम उठाकर कहीं उसे नुकसान पहुंचा देगा, जिससे उनके दोनों के जीवन का विनाश हो जाएगा। मोनू के निशा के प्रति इस तरह के विचार मैंने कभी नहीं देखे थे, लेकिन अब वह बड़ा हो रहा था और मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन दिन-ब-दिन वो उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगा था। निशा उससे 5 साल बड़ी थी, इसलिए उसकी दुनिया अलग थी। उसके कॉलेज फ्रेंड सर्किल अलग थे, जिनका मोनू से ज्यादा संबंध नहीं था। वे दोनों घर में एक साथ होते थे या जब हमारा परिवार कहीं एक साथ जाता था, तभी वे एक साथ होते थे। जैसे आम भाई बहन एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, एक दूसरे से शरारत करते हैं और एक दूसरे को तंग करते हैं, वैसे ही वे भी व्यवहार करते थे। निशा हमेशा की तरह उसके साथ खुलकर और बेफिक्र होकर रहती थी। शायद उसकी इस बेफिक्र आदत के कारण मोनू के मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा हो गया था। और फिर उसकी बेफिक्री का फायदा उठाकर मोनू उसके और करीब जाने लगा था। निशा अपने ही दुनिया में मग्न थी, इसलिए उसे कभी ध्यान नहीं आया कि उसका छोटा भाई उसे इस तरह देख रहा था। जब भी उसे मौका मिलता, वह उसे देखता रहता, खासकर जब बहुत झुकी होती या नीचे बैठी होती।
तो वह हर कोण से उसे देखता रहता। वह कोई भी देखने का मौका नहीं छोड़ता था, बल्कि मस्ती करने के बहाने उसे छूने की भी कोशिश करता था। जहां नहीं छूना चाहिए वहां भी चकर देता था। इस तरह जब भी उसे मौका मिलता, वह निशा के साथ मस्ती करता और उत्साहित होकर झट से अपने कमरे में भाग जाता। वह कमरे में क्यों जाता था, ये मुझे समझने में देर नहीं लगी। और जब भी ऐसा कुछ होता, मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती, क्योंकि मेरा अपना बेटा मेरी अपनी बेटी को इस तरह देख रहा था। यह मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात थी, और मोनू के लिए भी, क्योंकि वह यह काम कर रहा था, और मेरे लिए, क्योंकि मैं यह सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं उसे कैसे दोषी ठहराऊं? मुझे अपने बेटे पर दया आती थी। आज के मॉडर्न जमाने में, जहां बच्चों को टीवी, सिनेमा, इंटरनेट और मोबाइल से असीमित जानकारी मिलती है, उसका असर उनके व्यवहार पर ना पड़े, ये कैसे संभव है? बुरा तो यह था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगा। मेरे पति राजेश कितनी मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चों को एक अच्छा और सुखी जीवन मिले। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटे का मन इस मॉडर्न दुनिया के कारण कितना भ्रष्ट हो गया है, तो उन्हें कितना धक्का लगेगा। और मेरे पति से यह बात कहने की मेरी कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर उन्हें यह पता चल गया, तो वे मोनू की मानसिकता को समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे और उसे या तो मारपीट कर सुधारेंगे या घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मोनू के मन की बात निशा को थोड़ा इशारे में बता दूं, ताकि वह उसके साथ सतर्कता से पेश आए। लेकिन इससे यह भी हो सकता था कि उसके मन में मोनू के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए और उनके संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाए। और अगर उसने मोनू से कुछ कहा तो मोनू गुस्से में आकर कुछ गलत कदम उठा सकता था, जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो सकता था। मुझे उन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को खत्म नहीं करना था और ना ही उनके असली संबंधों को नुकसान पहुंचाना था। इसलिए मैं निशा को कुछ नहीं बता पाई और मोनू पर नजर रखती रही। सही समय पर उसे समझाने का मन बना ली। अब जब भी मोनू निशा को गुपचुप देखता, तो मैं उसे किसी ना किसी बहाने वहां से हटने पर मजबूर कर देती, जिससे मोनू का उतावलापन रुक जाता। लेकिन आज मोनू की हिम्मत देखकर मुझे समझ आया कि अब ठोस कदम उठाने का समय आ गया है। अगर मैंने मोनू को समय पर नहीं रोकी तो वह निशा की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे अब कुछ करना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मोनू की इस हरकत पर क्या कदम उठाऊं। मुझे यकीन था कि अगर मैं उसे सही तरीके से संभालूं तो वो सामान्य हो जाएगा। फिर उस समय मुझे जो सही लगा, मैंने वह करने का फैसला किया। अगर मैं अचानक मोनू को बिना बताए अंदर जाती तो वह घबरा जाता। वहीं अगर निशा उसे इस हालत में देखती तो उसे भी झटका लगता। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा शोर मचा दूं, ताकि मोनू को पता चल जाए कि मैं जाग गई हूं। इस तरह वह सावधान हो जाएगा और निशा के कमरे से निकल जाएगा। तब मैंने रसोई में जाकर एक स्टील की प्लेट गिरा दी, जिससे बड़ा शोर हुआ। मेरी उम्मीद के मुताबिक कुछ ही समय बाद मैंने देखा कि मोनू की परछाई पास के रास्ते से गुजर रही थी। उसके जाते ही मुझे राहत महसूस हुई। फिर मैंने निशा को आवाज दी और उसे उठाने के लिए उसके कमरे की तरफ गई। तब अंदर झांकी और देखी तो वह अभी भी सो रही थी। इतनी आवाजें होने के बाद भी निशा नहीं उठी, यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। अगर वह इतनी गहरी नींद में सोएगी, तो मोनू उसे आसानी से देख और टटोल पाएगा। आखिरकार मैंने उसके पास जाकर उसे जगाई। तब उसने देर होने के लिए मुझ पर गुस्सा किया और दौड़कर बाथरूम में चली गई। फिर मैं अपने काम में लग गई। कुछ ही मिनटों बाद मैंने देखा कि मोनू निशा के कमरे की तरफ जा रहा था। तब निशा तैयार हो रही होगी,
यह सोचकर मैंने मोनू को रोकने की कोशिश की। मैंने फिर से थोड़ा शोर किया, जिससे मोनू को पता चल गया कि मैं आ रही हूँ। तब मोनू ने मुझे देखा और शर्म से उसकी नजरें झुक गईं। फिर वह जल्दी से अपनी रूम में चला गया। मैं निशा के बाहर जाने का इंतजार करने लगी। वह तैयार होकर बाहर आई और मुझे बाय करके चली गई। तब मैंने मोनू को हॉल में बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं उसकी रूम की तरफ गई और देखा कि वह वहां नहीं था। फिर मैंने देखा कि वह बाथरूम में था। तब मैंने दरवाजे के पास जाकर अंदर की आवाज सुनी। फिर मैं वापस हॉल में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद मोनू बाहर आया और मुझसे पूछा, मम्मी, आपने मुझे बुलाया था? मैंने कहा, हाँ, इधर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी आवाज के टोन से उसने समझ लिया कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तब वह बेचैन हो गया। थोड़ा घबराकर वह दबे पांव मेरे पास आकर बैठ गया और तब मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया। पहले वह निशा के कमरे में उसे देख रहा था, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया। लेकिन बाद में मैंने देखा कि वह उसे बार बार देख रहा है, और पहले भी कई बार मैंने उसे ऐसा करते हुए नोटिस किया था। मैंने उसे इस बारे में खूब डांटा। जब मोनू को समझ में आया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और मुझे सब पहले से पता है, तो वह बहुत डर गया। फिर मैंने उसे धमकी दी कि मैं उसके पापा को बताऊंगी। यह सुनकर वह रोने लगा और बोला, मम्मी, प्लीज मम्मी, ऐसा मत करो, कहते हुए मुझसे माफी मांगने लगा। उसने कहा कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगा और मुझसे एक मौका मांगने लगा। अब वह मेरे पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। तब मैंने उसे थोड़ा समझाई और बताई कि वह जो कर रहा था वह कितना गलत था और अगर किसी को पता चल गया तो उसकी कितनी बदनामी होगी। आखिरकार मैंने उससे यह वादा लिया कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगा और उसे डांटना बंद किया। मुझे लगा कि अब वह समझ गया है और फिर ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद मोनू बिल्कुल सीधा हो गया और मैंने उसे फिर से निशा को देखता हुआ नहीं पाया। इससे मुझे लगा कि उसने अपनी गलती समझ ली है और सुधर गया है। इसके बाद मैंने 1 महीने तक उससे थोड़ी दूरी बनाए रखी और उससे कम ही बात की ताकि उसे यह एहसास रहे कि वह जो कर रहा था वह गलत था। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया और हम पहले की तरह हंसते खेलते बातें करने लगे। हम पहले की तरह उसकी रूम में या हॉल में बैठकर मस्ती करते और बातें करते। मैं उससे उसके कॉलेज के दोस्तों के बारे में पूछती और वो मुझे उत्साह से सब बताता। तब उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत मजा आता और मैं खुश हो जाती। लेकिन फिर एक दिन मैंने उसे फिर से निशा को देखते हुए पाया। हालांकि वह अब ज्यादा सतर्क था, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। मुझे फिर से गुस्सा आने लगा, लेकिन इस बार मैंने उसे पहले की तरह नहीं डांटा, क्योंकि मुझे उसकी चिंता होने लगी। क्योंकि उसने मुझे बताया था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वह अपने दोस्तों के साथ रहता है। फिर भी उसे अपनी बहन को देखने की जरूरत क्यों पड़ी, यह मेरी समझ में नहीं आया। तब मैंने तय किया कि मैं इस बारे में उससे फिर से बात करूंगी। 3 दिन बाद दोपहर को हम दोनों घर में अकेले थे। वह अपनी रूम में था और मैं अपनी रूम में आराम कर रही थी। मैंने सोचा कि इस बारे में उससे बात करूं और उसके कमरे की तरफ गई। तब दरवाजा बंद था और जब मैंने खोलने की कोशिश की तो वह अंदर से लॉक था। फिर मैंने दरवाजा खटखटाया और उसे आवाज दी। उसने अंदर से जवाब दिया और दरवाजा खोला। मोनू, दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हो? मैंने उससे पूछा। कुछ नहीं, बस ये मैगजीन पढ़ रहा था, उसने कहा और बेड के पास जाकर एक मैगजीन दिखाया। अगर वह मैगजीन पढ़ रहा था तो दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? वह जरूर कुछ और कर रहा था।
मुझे पता करना था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन इस बार मैंने उसे पहले समझाने का फैसला किया। लेकिन मैं उससे निशा के बारे में बात करने आई थी, तो मैंने बिना कुछ और कहे उसके बिस्तर के पास जाकर पूछी, कौन सी मैगजीन पढ़ रहे हो? और उसके हाथ से मैगजीन लेकर देखने लगी। वह उसके कॉलेज की बुक पत्रिका थी जिसमें कॉलेज के छात्रों के निबंध, लेख, चित्र और कविताएं होती थी। मैंने मैगजीन उसे वापस देते हुए पूछी, क्या पढ़ रहे थे इसमें? उसने मैगजीन खोलकर एक लेख दिखाया और कहा, मैं ये पढ़ रहा था। मैंने कहा, बता तो सही, क्या है इसमें? और उसके पास बिस्तर पर लेट गई। मोनू बिस्तर पर पीठ के बल लेटा था, तो मैं उसके पास थोड़ी सी जगह में लेट गई। फिर हम दोनों ने मिलकर वह लेख पढ़ा। मोनू ने कहा, इसमें और कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तुम क्या पढ़ना चाहती हो? फिर उसने वह मैगजीन मुझे दे दिया। तब मैंने बिस्तर के किनारे लेटते हुए बोली, वो माँ, मैं गिर गई। तभी मोनू ने झट से मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन गलती से उसका हाथ मेरे छाती पर आ गया। तब उसने दूसरे हाथ से मुझे पकड़ने की कोशिश किया और उसने मेरा कलाई पकड़ लिया और मुझे ऊपर खींच लिया। उसके इस हरकत से मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मोनू भी चेहरे से पूरा घबराया हुआ लग रहा था। फिर उसने कहा, मम्मी, वो मैं। तब मैंने हंसते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा कहना चाहिए। अगर तुमने नहीं पकड़ा होता तो मैं गिर जाती। तब मोनू भी हंस पड़ा और माहौल हल्का हो गया। फिर मैंने उससे कहा, यह तुम मुझे पढ़कर सुनाओ, मुझे छोटे अक्षर अच्छे से नहीं दिखते। तब मोनू ने मैगजीन लेकर पढ़ना शुरू किया। तब मैंने उसे और आरामदायक बनाने के लिए अपना हाथ उसके सिर के नीचे रखा और उसे और पास खींच लिया। फिर उसने लेख पढ़कर सुनाया और फिर कहा, अब आगे का तुम पढ़ो। तब मैंने मैगजीन को अपने हाथ में पकड़ लिया और अगले पन्ने पलटने लगी। तब मोनू पास ही लेटा था। एक पन्ने पर रुककर मैं मन ही मन में लेख पढ़ने लगी। कुछ क्षण बाद मैंने हलचल महसूस की। तब मोनू ने अपना एक पैर मेरे पैर पर रखा था और उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो समझी कि यह क्या था। मैंने सोचा, वह तो मैगजीन पढ़ रहा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने नीचे देखा और पाया कि मोनू का हाथ मेरी कमर के पास था। तब मुझे समझ में आया कि जब मुझे गिरते वक्त उसने पकड़ा था, तो उसकी उंगलियां मेरी कमर पर फंस गई थी। मुझे यह सोचकर थोड़ी अजीब सी फीलिंग हुई। तब मैंने धीरे से मोनू के चेहरे की तरफ देखी। तब वह शांत था। मैंने सोचा, वह क्या सोच रहा होगा? मैंने खुद को शांत किया और मैगजीन फिर से पढ़ने लगी। मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि मोनू को यह सब न समझ में आए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पहले सोचा कि तुरंत हिलकर उसे दूर कर दूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं उसे दूर करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं जुटा पा रही हूं। ऐसा लग रहा था कि कोई अनदेखी शक्ति मुझे वही रोक रही है। तब मैं चुपचाप वैसी ही पड़ी रही और जो हो रहा था उसे महसूस करने लगी। मैं बाहर से मैगजीन पढ़ने का नाटक करती रही। तब समय जैसे थम सा गया था। कुछ मिनट ही बीते होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कई घंटे गुजर गए हों। तब मुझे उठकर मोनू से दूर हो जाना चाहिए था। मोनू तो वहीं अपने प्रभाव में पड़ा रहेगा, लेकिन मुझे ही कुछ करना था ताकि यह अजीब स्थिति बदल सके। आखिरकार मैंने भारी मन से निर्णय लिया और कहा, मोनू, मुझे लग रहा है जैसे मेरे अंग में खिंचाव आ गया है। तब मैं पीछे हटते हुए अपने पेट से हाथ हटाई और मोनू को थोड़ा दूर धकेल दिया। फिर मैंने तकिया सरका के और बैठ गई। मोनू भी ना चाहते हुए उठ के बैठ गया।
तब मैंने उसकी तरफ एक नज़र डाली और देखी कि वह थोड़ा असहज हो रहा था। तब उससे बात करने के लिए मैंने कहा, मोनू, मेरा गला सूख गया है। क्या तुम मुझे गिलास पानी ला सकते हो? मोनू बिस्तर से उठा और पानी लेने चला गया। जैसे ही वह बाहर गया, मुझे थोड़ी राहत मिली और उसे भी अपनी भावनाओं को संभालने का समय मिला। जब वह पानी लेकर लौटा, तो मैंने एक नज़र उस पर डाली और देखी कि वह अब सामान्य था। तब मैंने उससे पानी का ग्लास लिया और गटागट पी गई। इससे मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर मोनू ने ग्लास लिया और उसे किनारे पर रख दिया। फिर वह वापस बिस्तर पर आकर मेरे पास बैठ गया। फिर हमने कुछ हल्की फुल्की बातें की। फिर मैंने निशा के विषय में उससे बात की और पूछी कि उसने फिर से उसे क्यों देखना शुरू किया है। मोनू ने पहले तो मना किया, लेकिन मैंने उसे उदाहरण देकर समझाया कि मैंने कैसे देखा कि वह उसे देख रहा था। आखिरकार मोनू ने मान लिया कि मेरे मन में गलतफहमी हुई थी और उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। तब मैंने हंसते हुए उसे हल्की चेतावनी दी कि वह फिर से ऐसा ना करे। उसने हंसते हुए वादा किया और फिर हम दूसरे टॉपिक पर बात करने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि अब मुझे जाना चाहिए और मैं उसकी रूम से निकलकर अपनी रूम में आ गई। अपने रूम में आकर मैं बिस्तर पर बैठ गई और उस पूरी घटना के बारे में सोचने लगी। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने खुद को आईने में देखने लगी। फिर सोची, क्या मेरे स्पर्श से मोनू का कुछ संबंध था? जवाब मिला हाँ, इसका मोनू से संबंध था। इसका मतलब था कि मोनू को मेरी ओर आकर्षण हो गया था। सोचते सोचते मुझे यह समझ में आ गया कि मुझे मोनू का ध्यान निशा से हटाना होगा। मुझे पता था कि कैसे उसे निशा से दूर करना है। उस विचार ने मेरे अंदर फिर से एक नई सिहरन भर दी। अब मुझे पता था कि वह अनचाहत विचार क्या था। फिर उस घटना के बारे में सोचते हुए मैं खुद में खो गई। मुझे फिर से पसीना आने लगा और मैं काफी रिलैक्स महसूस करने लगी। इस दौरान कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन से मैं एक नए उत्साह के साथ काम में लग गई। मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, अपने रूप, सुंदरता और स्वास्थ्य पर। सबसे पहले मैंने सख्त डाइटिंग शुरू की, जिससे मैंने तले भुने और तेल मसाले वाले खाने को कम कर दिया। फिर मैंने घर पर ही ट्रेडमिल, साइकिलिंग और योग करना शुरू किया ताकि मेरी अनचाही चर्बी कम हो सके। करीब 1 महीने बाद मेरी मेहनत का असर दिखने लगा और मैं थोड़ी पतली हो गई। अब मैं स्लिम दिखने लगी थी। अब जब भी घर में कोई नहीं होता, मैं एक्सरसाइज करती, इसलिए किसी को मेरी इस मेहनत का पता नहीं चला। फिर मैंने ढीले-ढाले कपड़े पहनना बंद कर दिया और फिटिंग वाले कपड़े पहनना शुरू कर दिया। पहले जब मैं मोटी हो गई थी, तो मैंने अपनी पसंदीदा साड़ियाँ पहनना बंद कर दिया था, लेकिन अब मैंने फिर से बनारसी साड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया। इससे मुझे बहुत खुशी मिली। 2 बच्चों के बाद कामकाज में उलझकर मैंने खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया था, लेकिन अब मैंने फिर से खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैंने हल्का मेकअप और लिपस्टिक भी लगाना शुरू कर दिया। हमारे बंगले के पास ही एक पार्लर था, जिसकी मालकिन मेरी दोस्त थी। वह मुझे हमेशा सर्विस लेने के लिए बुलाती थी, लेकिन मैं टालती रहती थी। अब मैं उसके पार्लर में जाकर फेशियल और ब्लीचिंग करवाने लगी। फिर मैंने अपने बाल छोटे कटवाकर रंगवा लिए और एक अच्छी हेयर स्टाइल बनवाई, जिससे मेरा चेहरा और भी आकर्षक लगने लगा। 1 महीने में ही मेरा पूरा रूपरेखा बदल गया और मैं पहले से अलग दिखने लगी। तब सभी ने मेरे इस बदलाव को नोटिस किया और मुझे बताया कि मैं कितनी सुंदर और मॉडर्न लगने लगी हूँ। मेरे इस बदलाव ने खास तौर पर मेरे आसपास के पुरुषों और लड़कों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया।
अब मुझे फिर से वही कमेंट्स मिलने लगे जैसे एक युवा लड़की को मिलते हैं। जब भी मैं कहीं जाती, लोग मुझे देखकर तारीफ करते और इससे मुझे खुशी मिलती थी। मार्केट में पुरुषों का ध्यान मेरी ओर होता और मैं इससे एंजॉय करती। मेरे इस बदलाव का सबसे बड़ा असर मेरे बेटे मोनू पर हुआ। पहले वह बस कहता, मम्मी, तुम अब कितनी अलग दिखती हो। लेकिन अब वह मुझे उसी नज़र से देखने लगा जैसे वह निशा को देखता था। घर में जब भी मैं होती उसकी नज़रें मुझ पर ही टिकी रहती। अब अपनी बेटी निशा को बचाने के लिए, मैं अपना जलवा उसे दिखाने के लिए, मैं उसकी हर मदद करनी शुरू कर दी और उसे अपनी झलक दिखाने लगी। पहले भले मुझे थोड़ा अजीब लगा। इस समस्या का समाधान खोजते हुए मैंने सोचा लोहा लोहे को काटता है और मैंने मोनू के मन से निशा को हटाकर अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की। मैंने मोनू के मन में अपने लिए प्यार बढ़ाने की कोशिश की। यह एक बड़ी रिस्क थी, लेकिन मैं ज्यादा नहीं सोच रही थी। मैंने तय कर लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने देखा कि मोनू के लिए मैंने अपने में जो बदलाव किए थे, उससे मुझे भी अच्छा महसूस होने लगा। हर बार जब मुझे पता चलता कि मोनू मुझे देख रहा है, तो मुझे भी मजा आने लगा। अब जब भी मैं कुछ करती, तो कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला रखती ताकि मोनू मुझे देख सके। सुबह के समय अगर वह घर पर होता, तो वह दरवाजे के पास जरूर होता। जब मैं स्नान के बाद बाहर आती तब मैं जानबूझकर ज्यादा समय लेती ताकि वह मुझे देख सके। जब हम दोनों टीवी देखते या बातें करते, तो मैं उसे अपने पास बुलाती, उसके साथ मजाक करती। मैंने उससे उसकी कॉलेज की लड़कियों और फिल्मों की हीरोइन के बारे में भी बातें करना शुरू कर दी। धीरे धीरे वह मुझसे और खुलने लगा और मुझे उससे बातें करने में मजा आने लगा। मोनू अब मुझे हमेशा देखने लगा, जैसे निशा को देखता था। जब वह अपने कमरे में होता, तो मैं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसके अंदर की बातें सुनने की कोशिश करती। मैंने उसे कई बार मेरा नाम पुकारते हुए सुना। अब वह भी मेरा ध्यान खींचने के लिए कोशिश करने लगा। जब हम मस्ती करते, तो वो मुझे छूने की कोशिश करता। धीरे धीरे मोनू का संकोच कम हो गया और वह ज्यादा खुलने लगा। अब अगर मैं उसे इधर-उधर छूते देखती, तो वह जल्दी नहीं हटता, बल्कि शांतिपूर्वक वहां से मुस्कुराते निकल जाता। तब उसने मुझे दिखाना शुरू कर दिया था कि वह मेरे लिए कितना परेशान है। एक दिन दोपहर में जब मैं कहीं बाहर से आई, तब मोनू ने दरवाजा खोला। वह कॉलेज से आया था और सिर्फ निशा घर में थी। तब उसने मुझे पानी लाकर दिया। जब मैंने निशा के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि वह डांस की क्लास में गई है। इसका मतलब उस समय घर में केवल मैं और मोनू ही था। मोनू के पापा, रजनीश, रोज रात को देर से घर आते थे। दिन में घर पर या तो मैं अकेली होती, या मेरे साथ मोनू और निशा होते। तब मैंने सोचा, मोनू घर में अकेला था, तो शायद उसने कंप्यूटर पर फिल्म देखी होगी या कुछ और कर रहा होगा। मुझे यकीन था कि वह अकेले में कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तब बाहर से थकी हुई आती थी, इसलिए मैं सोफे पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। हालांकि मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मैं मोनू को हल्की सी नजर से देख रही थी। वह बगल के सोफे पर बैठा था और टीवी देख रहा था, लेकिन असल में वह मुझे ही देख रहा था। तब मैंने कॉटन की साड़ी पहन रखी थी और थोड़ा पसीना आ ही रहा था, जिसे मैंने साड़ी के पल्लू से पोंछा और फिर वैसे ही लेट गई। जब मैंने आंखें खोली, तो मोनू की नज़र मुझ पर थी। तब मैं धीरे से उठकर सीधा बैठी और उसने मेरी ओर देखा। तब हमारी नजरें मिली, लेकिन तब उसके चेहरे पर कोई संकोच नहीं था। उसने शांतिपूर्वक मेरी नजरों का सामना किया और फिर टीवी देखने लगा। तब मैंने कहा, चलो, मैं कपड़े बदलकर शावर लेती हूँ।
यह कहकर मैं सोफे से उठ गई। मेरी तरफ से ये उसके लिए एक संकेत था। मुझे पता था कि वह समझ जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ और वह गुपचुप मेरे पीछे जरूर आएगा। आज मैंने उसे परेशान करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। मैं थकी हुई सी अपनी रूम में चली गई, दरवाजा खोलकर अंदर गई और उसे पूरी तरह बंद नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा खुला रखा ताकि बाहर से मोनू देख सके। मैं अपनी रूम में जाकर शावर लेने के लिए तैयार हो गई। फिर मैंने धीरे धीरे कपड़े बदलना शुरू किया, यह जानते हुए कि मोनू दरवाजे की फांक से मुझे देख रहा होगा। मैंने शावर लिया और खुद को ताजगी महसूस करते हुए बाहर आई। अब मैं जानती थी कि मोनू वहीं आसपास होगा, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी अपने बालों को पोंछी और अपने रूम में आकर बैठ गई। मोनू अब भी वहीं था, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। मैंने महसूस किया कि उसने अब पूरी तरह से मेरी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। मैंने अपने कपड़े ठीक करते हुए उसे देखने का नाटक किया और फिर मुस्कुराई। मोनू, तुम कुछ कहोगे नहीं? मैंने उससे पूछा। तब वह थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, मम्मी, आप बहुत बदल गई है। अब आप बहुत सुंदर लगती है। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, क्या तुमने कभी सोचा था कि मैं भी इतनी बदल सकती हूँ? मोनू ने सिर हिलाया। नहीं मम्मी, लेकिन आप पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। यह सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने सोचा, मेरे इस छोटे से बदलाव ने मोनू के मन में जो खुशी पैदा की है, वह अमूल्य है। मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसकी तरफ प्यार से देखी। मोनू, मुझे पता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन हमेशा याद रखना, जीवन में हर बदलाव के पीछे एक मकसद होता है। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम समझ सको कि खुद से प्यार करना और खुद का ख्याल रखना कितना जरूरी है। मोनू ने मेरी बात समझते हुए सिर हिलाया और फिर हमें इस पल का आनंद लेने दिया। उस दिन के बाद से मोनू और मेरे बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उसने मुझसे ज्यादा खुलकर बातें करनी शुरू की और मैं भी उससे हर छोटी बड़ी बात शेयर करने लगी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने की कद्र करना सीखा और यह भी समझा कि जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देना कितना महत्वपूर्ण है। हमारे इस बदलाव ने हमें और भी करीब ला दिया और हम दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत किया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।